आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक पुराना गाना याद आ रहा है कि 1966 की फिल्म थी आए दिन बहार के। गाना था, खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे पैगाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। आजकल दिल्ली की हवा में स्मॉग के साथ साथ चिट्ठियां भी तैर रही हैं लेकिन यहाँ माजरा थोड़ा सा उल्टा है। खत सावरिया को नहीं बल्कि उस शख्स को लिखा गया जो सवाल पूछ रहा है। खत लिखने वाले कोई आम प्रेमी भी नहीं बल्कि इस सिस्टम को के वो पुराने धुरंधर हैं। वो 272 विशिष्ट लोग हैं जिन्हें अचानक नींद से जाग कर लगा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन लोकतंत्र को खतरा सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से है। सोचिए, विडंबना देखिए इस देश की कि देश में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। एक साल से आयोग की चुप्पी पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इन 272 पूर्व नौकरशाही जजों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने चुनाव आयोग को खत नहीं लिखा कि हुजूर आप जवाब क्यों नहीं देते। इन्होंने खत लिखा राहुल गांधी को कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हद हो गई। आपके सवाल पूछने से हमारी संस्थाओं की साख गिर रही है। वाह, क्या लॉजिक है। सवाल पूछना गुनाह हो गया भाई, और चुप रहना देशभक्ति। अब जरा इस चिट्ठी जो लिखी गई है उसके खेल का पोस्टमार्टम करते हैं। इसे वैसे बूमरैंग कहते हैं। मतलब आपने फेंका तो था निशाना लगाने के लिए, लेकिन वो घूमकर वापस आपको ही लग गया। इन 272 लोगों ने सोचा था कि हम एक नैरेटिव सेट करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि राहुल गांधी देश की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने खुद को चिंतित नागरिक और सिविल सोसाइटी को का चोला पहनाया। लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो ऑपरेशन चलाया, उसने इस सिविल सोसाइटी का नकाब नोचकर फेंक दिया। लिफाफा पब्लिक में खुला तो पता चला कि अंदर मजमून तो कुछ और ही है। ध्यान रहे, इस वीडियो में दिए गए सभी फैक्ट्स सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से लिए गए हैं। खुद से हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो जो है तो सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके कहा है। इनकी स्वतंत्र जांच हमने नहीं की है, हम केवल वही साझा कर रहे हैं, वही बता रहे हैं जो उन्होंने दावा किया है। इन 272 शूरवीरों में से कई तो वो हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली है। मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, वो पॉलिटिकल है। लेकिन खत लिखते वक्त उन्होंने अपना पार्टी का लेटर हेड इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? ताकि जनता को लगे कि देखो देश के पढ़े लिखे लोग कितने परेशान हैं। अब जरा चेहरों पर नजर डालिए। नाम बड़े दर्शन छोटे। एक है योगेश गुप्ता, पूर्व राजदूत रह चुके हैं। जैसे ही कांग्रेस ने इनकी पुरानी फाइलों की धूल झाड़ी, इनके सोशल मीडिया पर पोस्ट का कच्चा चिट्ठा पूरा खुल के सामने आ गया। साहब ने अपने ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर दिया। अब सोचिए, अगर आप सच के सिपाही थे तो मैदान छोड़कर भागे क्यों? फिर नाम आता है रा के पूर्व चीफ संजीव त्रिपाठी का। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी इनके कंधों पर थी। 2014 में ये बीजेपी में भी शामिल हो गए। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब पुलवामा हमला हुआ, जब रियाशी उसमें हमले हुए, ये जब इंटेलिजेंस फेलियर के आरोप लगी, तब ये संजीव त्रिपाठी जी का इस कलम की स्याही पर क्या उनकी स्याही सूख गई थी? तब इन्होंने सरकार को खत क्यों नहीं लिखा कि सरकार आपकी नाक के नीचे धमाके कैसे हो रहे हैं? लेकिन नहीं, तब खामोशी थी। आज जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पोलिंग बूथ का फुटेज मांग लिया तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में दिखने लगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नगीने शामिल हैं जिनकी कुंडली खंगाली गई तो भ्रष्टाचार के जिन बाहर निकल आए। एक नाम है बीके सिंह, पूर्व वन सेवा अधिकारी। इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था। जैसा ध्यान दीजिएगा, इन पर पूर्व में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। और एक महानुभाव है दीपक सिंघल, यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। 1500 करोड़ की गोमती रिवर फ्रंट घोटाला याद होगा शायद आप लोगों को। उसमें इनका नाम कथित तौर पर आरोपी के रूप में उछाला गया था। और सुनिए, एक पूर्व आईपीएस भी है, राम नारायण सिंह।
ये यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। इनके बारे में जो जानकारी सामने आई वो किसी वेब सीरीज के स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 2022 में इनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और बेसमेंट में क्या मिला? 3 करोड़ रुपया कैश। जी हाँ, गांधी जी की फोटो वाले असली नोट। अब जिनके घर में बेसमेंट में करोड़ों का कैश मिल रहा हो, वो राहुल गांधी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे बचाया जाए। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस पूरी लिस्ट में एक नाम लक्ष्मीपुरी का भी है। ये पूर्व राजदूत है, अपने आप में बड़ी हस्ती है। एक छोटा सा फुटनोट ये भी है कि ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह की धर्मपत्नी भी है। अब पति सरकार में मंत्री हो और पत्नी विपक्ष के नेता को चिट्ठी लिखकर कहे कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसे स्वतंत्र विचार माना जाएगा या परिवारवाद का विस्तार? इसकी परिभाषा तो अब आप लोग तय करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसे आप क्या कहेंगे। साहब, 272 लोगों की ये पूरी जमात जो खुद को बौद्धिक वर्ग कहती है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब उनका बैकग्राउंड खंगाला जाएगा या चेक होगा तो क्या होगा। वो भी आज के डिजिटल दौर में कुछ भी छुपता नहीं है। कांग्रेस का कहना साफ है, ये चिट्ठी बीजेपी के हेडक्वार्टर से लिखी गई है। बस साइन और सिग्नेचर जो है इन रिटायर्ड अफसरों के हैं। मजे की बात तो ये है कि इस लिस्ट में एक भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है। अरे भाई, अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग की बेइज्जती कर ही रहे थे तो सबसे ज्यादा बुरा तो पूर्व चुनाव आयुक्त को लगना चाहिए था, लेकिन वो चुप है। शायद उन्हें पता है कि संवैधानिक संस्थाओं का हश्र क्या हो चुका है। प्रियंका गांधी बिहार में रैलियां कर रही थी, वहां मंच से वो चुनाव आयुक्त का नाम लेकर नारे लगवा रही है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू वो ललकार रही हैं कि अगर देश के साथ गद्दारी हुई तो जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई नोटिस आया हो। चुनाव आयोग खामोश है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए ये आउटसोर्स किए गए 272 लोग मैदान में आ गए हैं। इन लोगों की दलील है कि राहुल गांधी के बयान भड़काऊ हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अफसरों याद रखना, सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इसे ये लोग धमकी मान रहे हैं, लेकिन सन 2024 में मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने साफ लिखा था कि जजों और अफसरों के कदाचार की जांच के लिए आयोग बनेगा। तब तो किसी ने खत नहीं लिखा। असल में डर लोकतंत्र का नहीं है, डर रिटायरमेंट के बाद के सुकून का है। डर इस बात का भी है कि अगर कल सत्ता बदल गई तो जो फाइलें दबा दी गई हैं वो फिर से ना खुल जाए, जो 3 करोड़ बेसमेंट में मिले थे उनका हिसाब ना देना पड़ जाए। खैर, उत्तर भारत से निकलकर अब जरा पूरब की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल, वहां चुनाव होने में अभी साल भर बाकी है, लेकिन खेला अभी से शुरू हो गया और फिर स्क्रिप्ट वही पुराना ही है, मंदिर और मस्जिद। जब विकास के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब रोजगार पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो राजनीति इतिहास के पन्ने पलटती है। अब वहां से एक तारीख निकल कर आती है, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर मतलब आप समझ गए होंगे, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक विधायक हैं, हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं। जनाब ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने बंगाल की सियासत में बारूद बिछ गई है। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो आने वाले 6 दिसंबर को, यानी बाबरी विध्वंस का 33वीं बरसी पर, मतलब 33 साल हो गए, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है।
और सिर्फ बात नहीं हो रही है, ब्लूप्रिंट तैयार है। कहा जा रहा है कि इसे बनने में 3 साल लगेंगे और इसके शिलान्यास में कई बड़े मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि अचानक बाबरी मस्जिद की याद बंगाल में क्यों आ गई, वो भी मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। तो राजनीतिक पंडित इसे सीधे तौर पर पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का दांव मान रहे हैं। बीजेपी नेता ने तो इसे हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसे आपराधिक राजनीति की प्रकाष्ठा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब पूरे देश में और हर हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का जश्न मना रहा है, तब बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात करना हिंदुओं को डराने और चिढ़ाने जैसा है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी गिरती हुई साख और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये खेल खेल रही हैं। उनका कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनने की साजिश रची जा रही है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि भारत की धरती पर अब किसी विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। यानी संदेश साफ है, यूपी से लेकर बंगाल तक लकीरें खिंच चुकी हैं। लेकिन इसमें पेच समझिए, यह सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती नहीं है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो खुद मुर्शिदाबाद से आते हैं, वो भी इस आग की तपिश महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब चुनाव लाभ के लिए हो रहा है। एक तरफ मंदिर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मस्जिद की, और इस शोर में जनता के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कहीं दबकर रह गए हैं। टीएमसी की रणनीति देखिए, 6 दिसंबर को ही कोलकाता में ममता बनर्जी की एक विशाल रैली करने वाली है। हर साल टीएमसी ये रैली करती है जिसे संहति दिवस कहा जाता है, लेकिन इस बार विधायक हुमायूं कबीर के इस ऐलान ने उस रैली को पूरा मायने ही बदल दिए। क्या टीएमसी को यह डर सता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिसक कर कहीं और चला ना जाए, या फिर ये बीजेपी को एक मौका देने की जानबूझकर की गई कोशिश है ताकि चुनाव कम्युनल लाइंस पर लड़ा जा सके? क्योंकि ये पुराना फार्मूला है, एक्शन और रिएक्शन। इधर से एक बयान आएगा, उधर से प्रतिक्रिया आएगी, मीडिया में बहस होगी, जज्बात भड़केंगे और फिर वोट उसी जज्बात के आधार पर पड़ेंगे। स्कूल, अस्पताल और सड़क की बात कौन करेगा? कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि देश की राजनीति में अब शर्म और लिहाज जैसे शब्द रिटायर हो चुके हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जो मस्जिद बनवा रहे हैं, जिन्होंने उसकी नींव रखने की ऐलान किया है, भाई पूरे कोलकाता में ही नहीं, पूरे भारत में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़ी है, सुनसान पड़ी है। पहले उसे आबाद करिए। कहते हैं कि जिन मस्जिदों में इंसान नहीं जाता है, वहां पर भूत और प्रेत और जिन्नातों का डेरा हो जाता है। जो बंद पड़ी हुई है, जो पुरानी, जहां कोई नहीं जाता, पहले उनको तो आबाद करिए। ये सिर्फ एक लड़ाई का मुद्दे वाली ईंट क्यों रख रहे हैं आप लोग? क्या भारत में अमन शांति नहीं चाहते? एक तरफ कहीं शांति होती तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोई कुछ उठा देता है मुद्दा, खासकर उसको मंदिर और मस्जिद का लेकर। क्यों भाई? जनता को सुकून से रहने का हक नहीं है? एक तरफ दिल्ली में 272 लोगों में कई रिटायर्ड अफसर हैं जिनमें कई करप्शन के आरोप में घिरे होने के बावजूद विपक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और सत्ता के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। और वो ये भूल गए कि उनका काम संविधान की रक्षा करना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए पीआर एजेंसी का काम करना। तो दूसरी तरफ ये बंगाल है, जहां 3 दशक पुराने जख्मों को कुरेद कर वोटों की फसल काटने की तैयारी हो रही है। लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि कोई राम के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई बाबर के नाम पर ईंट रखने की बात कर रहा है। इन सब के बीच वो आम आदमी, आम जनता कहाँ है? वो युवा कहाँ है जो उसको नौकरी की तलाश में ठोकरें खानी पड़ रही है? वो किसान कहाँ है जो अपनी फसल काटने के बाद जिसको अपनी फसल की दाम चाहिए? वो गृहिणी कहाँ है जिसका बजट बिगड़ा हुआ है?
उनके लिए ना तो कोई 272 लोगों की चिट्ठी आती है और ना ही कोई उनके लिए कोई भव्य आधारशिला रखी जाती है। उसे तो अपने जो बचे हुए पैसे हैं उसी में जो है तो घर का खर्चा पूरा चलाना पड़ता है ना। उनके हिस्से में सिर्फ एक चीज आती है, इंतजार। और आखिर में वही पुराना जुमला, अच्छे दिन आएंगे। कब? ये जो 272 लोगों ने पत्र लिखा है इसे बूमरैंग कहते हैं। ये तीर उन्होंने चलाया तो था राहुल गांधी पर, लेकिन उनकी ही साख पर अब उल्टे ही उनको ही जाके चुभ गया। उनकी ही विश्वसनीयता पर आकर लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ये विशिष्ट नागरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे ये 3 करोड़ कैश और रिवर फ्रंट घोटाले जैसे आरोपों की सफाई देंगे, या फिर वही करेंगे जो अब तक लोग करते आए हैं, एक सुविधाजनक चुप्पी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये लोकतंत्र की चिंता या फिर पोजीशन बचाने की जद्दोजहद है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं किसी नई चर्चा पर और किसी नए जद्दोजहद पर। तब तक देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए हमारा चैनल एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।